Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are studying part C from chapter 10, and the name of this part is Resource Availability and Management. And this video is going to be part 2 from this chapter. So इस chapter से part C से हम कुछ topic already cover कर चुके थे, तो part 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फॉलोइंग आर द टूल्स विच हेल्प इन टाइम मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। कुछ टूल्स हैं जो कि हमारे टाइम को अच्छे से मैनेज करना बताते हैं। पहला है पीक लोड पीरियड। It is the maximum load of work during a specified period of time. For example, early morning time और dinner time. पीक लोड पीरियड क्या है? वो टाइम जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम हो, जहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो। ठीक है, जैसे सुबह के टाइम पे काम बहुत ज़्यादा होता है। डिनर के टाइम पे अगर आपकी मदर है तो आप देखते होंगे जब उनको रात में डिनर बनाना होता होगा तो उनके ऊपर कितना वर्कलोड होता होगा कि उनको डिनर भी बनाना है, सर्व भी करना है, बहुत काम करना है। अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह के टाइम पे भी उनको बहुत काम होता होगा। सबको उनको तैयार होना है, नहाना है, फिर उसके बाद बच्चों को रेडी करना है, खाना बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पे वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो हर इंसान के हिसाब से, हर इंडिविजुअल के हिसाब से वर्कलोड वाला टाइम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, पीक लोड पीरियड सबके लिए अलग अलग हो सकता है। फिर है वर्क कर्व। ये क्या होता है? अ डिवाइस टू ट्रेस द वर्क अगेंस्ट टाइम। ये क्या करता है? ये वर्क को ट्रेस करता है कि आप किस टाइम पे आप क्या काम कर रहे हो। हेयर ए टू बी इज वार्मिंग अप पीरियड, सी इज प्लेट्यू ऑफ मैक्सिमम एबिलिटी टू डू वर्क एंड डी इज मैक्सिमम फॉल ड्यू टू फेडिक। देखो यहाँ पे, देखो ये जो वर्क कर्व है, यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो कि ए टू बी क्या है? इज वार्मिंग अप पीरियड है। यहाँ से देखो, ए से लेके बी तक क्या है? देख रहे हो, कर्व एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप एकदम वार्मिंग अप पीरियड में हो, आप एकदम अच्छे से काम कर रहे हो। उसके बाद जब बी से सी की बारी आ रही है तो थोड़ा इंसान क्या हो रहा है? लो हो रहा है, वो थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। और फिर कुछ देर के लिए यहाँ पे क्या है? एक प्लेट्यू है। प्लेट्यू का क्या मतलब है? कि यहाँ पे फिर ना ज़्यादा उतार चढ़ाव कुछ नहीं दिखेगा, एकदम नॉर्मल दिखेगा। क्योंकि ये ब्रेक टाइम है, इस टाइम को उतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती। दिन में एक टाइम ऐसा आता है जब आप एकदम खाली होते हो, आपके लिए कोई करने को काम नहीं होता, तो वहाँ पे वो प्लेट्यू वाली कंडीशन बन जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आप देखोगे कि डी आते आते, सी से डी पे आते आते क्या हो रहा है कि एकदम लो होते जा रहे हो आप, आपकी एनर्जी एकदम ख़त्म होती जा रही है। तो ये वाला जो पीरियड है ना, ये फैटिग है। फैटिग मतलब आप एकदम थक चुके हो, आप एकदम आप काम करने की पोजीशन में नहीं हो। तो ऐसा होता है कि जब हम रात का टाइम आता है तो दिन भर काम करते करते हमारी एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाती है, और रात का टाइम आते आते हमको थकान महसूस होने लगती है। तो ये क्या है? ये वर्क कर्व है जो बताता है कि किस टाइम को हम कितने ज़्यादा एक्टिव होते हैं और किस टाइम को हम एकदम लो फील करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेस्ट पीरियड, ब्रेक पीरियड। रेस्ट पीरियड, ब्रेक पीरियड आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेक पीरियड आपको दिख रहा है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ब्रेक ले रहे हो। यहाँ पे कोई काम नहीं है आपके पास, एकदम ख़त्म है। ठीक है, यहाँ पे सी से लेके यहाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एकदम नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ब्रेक पीरियड है। ठीक है, जहाँ पे आप कोई काम नहीं कर रहे हो। रेस्ट पीरियड, ब्रेक पीरियड्स आर डिफाइंड एज अनप्रोडक्टिव इंटरप्शंस ऑफ वर्किंग टाइम। जब आप अनप्रोडक्टिव टाइम में हो, मतलब जब आप काम नहीं कर रहे हो या आपने जो काम करना है उसमें कोई इंटरप्शन आ गया है, आपका काम रुक गया है। द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है कि आपको इंटरप्ट होना भी ज़रूरी है, आपको अपने काम को रोकना भी ज़रूरी है, ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। इट शुड नीदर बी टू लॉन्ग और नॉर टू शॉर्ट। तो ये जो ब्रेक वाला पीरियड है ना, ये ना ज़्यादा लंबा होना चाहिए,
ना ज़्यादा कम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने रेस्ट लिया तो आप सोते ही रह गए, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट लो। रेस्ट ले रहे हो तो आधे एक घंटे का रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे वर्क सिंप्लीफिकेशन, ये भी एक टूल है। इसमें क्या करते हैं, हम वर्क को सिंपल करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, वर्क सिंप्लीफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्शियस सीकिंग ऑफ द सिंपलेस्ट, easiest एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क, कि कैसे किसी भी काम को हम सिंपल तरीके से, आसान तरीके से और कम समय में फटाक से कर सकते हैं। इट इम्प्लाइज प्रॉपर ब्लेंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ टू इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, नेमली टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी। यहाँ पे हम टाइम और एनर्जी को बचा के काम करते हैं, उसको मैनेज करके काम करते हैं। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि हम कम टाइम, कम एनर्जी का यूज़ करके ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। It aims to accomplishing more work than a given amount of time and energy, or at reducing the amount of either or both to accomplish a given amount of work। देखो, अब वर्क सिंप्लीफिकेशन में क्या किया जाता है, या तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अ, जितना टाइम दिया गया है या जितनी एनर्जी दी गई है आपके पास, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, तो भी वर्क सिंप्लीफिकेशन कहलाता है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हो, या जितना भी आपके पास टाइम है आप उसमें ज़्यादा काम कर ले रहे हो। या तो आप क्या करते हो, आप रिड्यूस करते हो, किसको, टाइम को या एनर्जी को। क्या करते हो आप काम जो है जितना है उतना ही करो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, टाइम को कम यूज़ कर रहे हो, एनर्जी को कम यूज़ कर रहे हो, तो ये भी वर्क सिंप्लीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। दोनों तरह से वर्क सिंप्लीफिकेशन होता है कि आप गिवन टाइम और एनर्जी में ज़्यादा काम करो, या तो आप उतने ही काम को कम टाइम या कम एनर्जी में करो। तो दोनों ही वर्क सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है। In order to bring change in work procedure as well as to simplify it, 3 levels of changes are important। तो जब आप वर्क प्रोसीजर में चेंज ला रहे हो, वर्क प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें 3 लेवल पे आपको चेंजेस लाने हैं। 3 चेंजेस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो चेंज यहाँ पे दिया गया है, चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन। सबसे पहले वर्क सिंप्लीफिकेशन में आप क्या करते हो, आप अपने हैंड और बॉडी मोशन में चेंज लाते हो। इट इन्वॉल्व्स चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन ओनली, कीपिंग द सेम वर्क टूल एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे आप याद रखना, आप वर्क टूल और प्रोडक्ट में चेंज नहीं करते, आप उसको सेम रखते हो, लेकिन आप अपने हैंड और बॉडी के मूवमेंट को चेंज करते हो। देखो जनरली क्या होता है कि हम एक ही हाथ से काम करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास काम ज़्यादा है तो उस टाइम पे हम दोनों हाथों को यूज़ करना सीखते हैं या करने लगते हैं। दोनों हाथों का यूज़ काम करते करते हमें समझ में आता है कि कैसे हाथ को, बॉडी को अच्छे से मूव करना है, कैसे उनके मोशन में चेंज लाना है जब हमें ज़्यादा काम है। तो इस समय पे हम वर्क के जो टूल हैं उसको चेंज नहीं करते। हम जैसे खाना बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, जो खाना बना रहे हैं वही बनाएंगे, लेकिन हम अपने बॉडी मोशन और हैंड मोशन में थोड़ा सा चेंज ला देंगे। Many tasks can be completed with less effort by। देखो, अगर हम अपनी बॉडी और हैंड के मोशन में चेंज कर लेते हैं तो हम बहुत सारे टास्क को कम एफर्ट में भी कर सकते हैं। मतलब कम मेहनत में हम ज़्यादा टास्क को आसानी से कर सकते हैं। देखो सबसे पहला तरीका यहाँ पे बताया गया है, एलिमिनेटिंग एंड कंबाइनिंग सर्टन प्रोसेस एज फॉर एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे बताया गया है कि हम कुछ टास्क को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कुछ टास्क को कंबाइन भी कर सकते हैं। इससे हम अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को, दोनों को बचा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अलाउिंग डिशेस टू ड्राई और ऑन यूटेंसिल रैक्स एलिमिनेट्स द नीड टू ड्राई दैम बाय वाइपिंग। देखो होता क्या है, आपने देखा होगा कि कभी कभी जो वॉश बेसिन होता है जहाँ पे हम बर्तन धुलते हैं, उसके जस्ट ऊपर हमने यूटेंसिल रैक लगाया होता है। हम बर्तन धुलते जाते हैं, डिशेस को वॉश करते जाते हैं और यूटेंसिल रैक पे लगाते जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे पानी अपने आप बर्तन से गिर के बेसिन में ही जाता है, हमको बर्तन को पोंछना नहीं पड़ता। और पोंछने का काम क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने एलिमिनेटिंग वाला सिस्टम अपनाया। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, अब मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट एंड बाइंग देम टुगेदर रेदर देन गेटिंग ईच आइटम सेपरेटली। देखो, बार बार आइटम जाने से बार बार मार्केट जाने से बेटर है कि हम एक ही बार क्या करें, सारे आइटम्स की लिस्ट बना लें और एक ही बार में जाके मार्केट से खरीद लें। ठीक है, हम ये लिस्ट वीकली भी बना सकते हैं कि एक हफ्ते का सारा सामान का लिस्ट बना लो, या मंथली भी होता है कि आप एक महीने का पूरे सामान का लिस्ट बना लो, बार बार मार्केट जाने का झंझट ना रहे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंबाइनिंग वाला काम किया। ठीक है, हमने बहुत सारे जो आइटम्स थे जो हम बार बार लेने मार्केट जा रहे थे, उसको एक साथ कंबाइन करके एक ही बार में ले लिया। तो हमारा टाइम भी बचा, हमारी एनर्जी भी बची। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद है बाय इम्प्रूविंग द सीक्वेंस एंड रिदम ऑफ वर्क। आप जो काम कर रहे हो उसके रिदम को, उसके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, डूइंग लाइक टास्क टुगेदर, जैसे आप कुछ काम को एक साथ कर सकते हो। While cleaning the house, all the processes of dusting, sweeping, and mopping should be done in continuation in all rooms together rather than cleaning each room separately. This also help in maintaining rhythm. देखो, होता क्या है कि आप कैसे सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। आप क्या करो, जो पूरा काम है ना वो एक बार कर लो। जैसे आप अगर रूम की सफाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं कि एक दिन उसको क्या करो, डस्टिंग करो, दूसरे दिन उसको साफ करो, फिर पोछा लगाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अगर करने बैठ रहे हो तो एक ही दिन सारा कर लो। ठीक है, आप अगर अगर रूम साफ कर रहे हो तो एक ही दिन डस्टिंग भी कर लो, स्वीपिंग भी कर लो, मॉपिंग भी कर लो, सब एक ही दिन कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक रूम का आज करेंगे, अगले रूम का अगले दिन करेंगे, तो ऐसा भी नहीं करो। आप जब कर रहे हो एक काम को तो उसको पूरी तरह से कंप्लीटली कर लो। सेपरेटली हर रूम के लिए अलग अलग दिन रखने से बेटर है एक साथ करो। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेगी। ठीक है, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग रिदम, और आपका एक सीक्वेंस बना रहेगा काम का। ठीक है, क्योंकि होता है ना कि अगर आप छोड़ छोड़ के काम करोगे ना तो फिर आप वो काम आपका रह ही जाएगा, छूट भी सकता है। फिर है बाय डेवलपिंग स्किल्स एट वर्क। आप क्या कर सकते हो, जो भी काम आप कर रहे हो ना उसमें अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। जैसे आप कोई भी काम अच्छे से तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास उससे रिलेटेड स्किल्स नहीं होंगी, आपको तरीका नहीं पता होगा। ठीक है, तो कोई भी काम आप कर रहे हो तो अगर आपको उससे रिलेटेड तरीका पता है, स्किल्स पता है, तो आप उसको आराम से कम टाइम में और कम एनर्जी वेस्ट करके कर पाओगे। Knowing and mastering a job will help to eliminate extra motions, thereby saving both टाइम एंड एनर्जी। अगर आप किसी काम को जानते हो कि कैसे करना है तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेगा। और अगर आप किसी काम को पहली बार कर रहे हो ना, या आपको नहीं पता कि उस काम को कैसे करना है, तो फिर आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और एनर्जी भी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, उसके बाद है बाय इम्प्रूविंग बॉडी पॉस्चर। देखो, होता क्या है कि हमें अपने बॉडी पॉस्चर को भी ध्यान में रखना है। अगर हमारा बॉडी पॉस्चर सही है तो हम जल्दी थकेंगे नहीं। ठीक है, और काम भी जल्दी जल्दी होगा, हमारा टाइम भी बचेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, मेंटेनिंग अ करेक्ट एंड गुड बॉडी पॉस्चर, सी फिगर 2 बिलो। देखो, यहाँ पे एक फिगर बनी है, ये यहाँ पे आप बताया गया है कि आप अपने बॉडी पॉस्चर को कैसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, सही से रख सकते हो। यूजिंग मसल्स इफेक्टिवली, कीपिंग द बॉडी पार्ट्स इन alignment, and finally carrying the maximum weight on the bony framework, thus releasing the muscles of all strains। देखो, होता क्या है कि मसल्स को अच्छे से यूज़ करो। कभी कभी होता है कि हम इस तरह से बैठे होते हैं कि हमारे मसल्स पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स में पेन हो जाती है। तो बॉडी पार्ट्स को सही से रखो, और साथ ही साथ आप कोशिश करो कि ज़्यादा वेट आप अपने बोनी स्ट्रक्चर पे दो, मसल्स पे नहीं दो। क्योंकि अगर आपका मसल्स पे ज़्यादा वेट जाएगा तो फिर थकान जल्दी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ लॉन्ग हैंडल ऑन द ब्रूम इंस्टेड ऑफ बेंडिंग एंड स्वीपिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्टेबल पोस्चर। देखो, होता क्या है कि जब आप झाड़ू लगा रहे हो ना, तो झाड़ू में अगर
लॉन्ग हैंडल है, हैंडल लंबा है, तो उससे क्या होगा, थकान कम होगा। और अगर हैंडल छोटा है तो आपको झुकना ज़्यादा पड़ेगा रूम को साफ करने के लिए और थकान ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है फिगर नंबर 3 में। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो ये ब्रूम है, ये झाड़ू है, देखो इसका हैंडल क्या है, लंबा है, जिसकी वजह से लिखा भी गया है कि ब्रूम विथ हैंडल ऑफ कंफर्टेबल लेंथ, कंफर्टेबल लेंथ का हैंडल है। और यहीं पे दूसरी ब्रूम देखो, इसमें कोई हैंडल ही नहीं है, ब्रूम ही है सिर्फ। लिखा है ब्रूम विथ अनकंफर्टेबल हैंडल लीडिंग टू बेंडिंग ऑफ बैक एंड स्ट्रेन ऑफ बैक मसल्स। अब इसमें क्या है, देखो ये जो आदमी है, ये जो लड़का है, उसको क्या करना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है। और इसकी जो बैक की मसल्स है ना, उस पर क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से बाद में जब ये पूरा झाड़ू लगाने के बाद खड़ा होगा ना, तो इसको पेन हो सकती है इसके बैक में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब देखो यहाँ पे गुड स्टैंडिंग पोस्चर के बारे में बताया गया है। A good standing position is one in which the head, neck, chest, and abdomen are balanced one upon the other, so that the weight is carried mainly by the bony framework and minimum effort and strain is placed upon the muscles and ligaments. देखो होता क्या है कि जब अच्छे स्टैंडिंग पोस्चर में आप खड़े रहते हो तो आपका हेड, नेक, चेस्ट और आपका स्टमक, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैलेंस्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे इस फिगर में बताया गया है। ठीक है, जैसे इस फिगर में बताया गया है, तो ऐसे आपका पूरा बैलेंस होता है। और इस बैलेंस्ड होने का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जो पूरा स्ट्रेन पड़ती है ना, जो पूरा वेट आपका पड़ता है, वो किस पे पड़ता है, आपके बोनी फ्रेमवर्क पे पड़ता है, आपकी बोन्स पे पड़ता है, आपके मसल्स पे नहीं पड़ता। ठीक है, मसल्स को मिनिमम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मिनिमम प्रेशर पड़ता है मसल्स के ऊपर, जिससे क्या होता है, आपको पेन नहीं होता, बॉडी में दर्द उतना जल्दी नहीं होता, थकान उतनी जल्दी नहीं होती। ठीक है, सिमिलरली गुड सिटिंग पोस्चर फॉर वर्क इज अ वेल बैलेंस्ड एंड पोइज्ड पोजीशन। देखो होता क्या है कि स्टैंडिंग पोस्चर जैसे ज़रूरी है, उसी तरह सिटिंग पोस्चर पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप बैठते कैसे हो। बैठते टाइम भी आपको अपने बॉडी पार्ट्स को एकदम बैलेंस्ड रखना है। The weight is carried by the bony support of the skeleton, thus releasing the muscles and nerves of all strain. तो जब भी आपका पूरा जो वेट है, जो आपका पूरा बॉडी का वेट है, वो बोनी फ्रेमवर्क पे पड़ता है, बॉडी के बोनी स्ट्रक्चर पे पड़ता है, हड्डियों पे पड़ता है, तो इससे मसल्स और नर्व्स को ज़्यादा दबाव नहीं झेलना पड़ता, ज़्यादा पेन इनको नहीं झेलनी पड़ती। द पॉइज इज सच दैट as much adjustment is done as is necessary to carry out the work. तो आपका जो posture है वो ऐसा होना चाहिए कि आप काम को बड़े आराम से कर लो। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको उस तरह से अपना सिटिंग पोस्चर बनाना चाहिए। ठीक है, कि पूरा आपका जो वेट है वो किस पे जाए, बोन्स पे जाए, मसल्स पे ना जाए। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि क्या था हमारा, कि कैसे हम बॉडी और हैंड के मोशंस में चेंज ला सकते हैं और कैसे अपने काम को, अपने टास्क को कम एफर्ट्स, कम टाइम और कम एनर्जी में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है चेंज इन वर्क, स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट यूज्ड। अब यहाँ पे हमको बॉडी और हैंड के मोशन में चेंज नहीं लाना, हमको अपने वर्क में, स्टोरेज स्पेस में और जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें चेंज लाना है। This requires organizing storage spaces, rearranging kitchen equipment, planning work surfaces with proper height and width according to the user, using labor saving devices like pressure cookers, washing machines, microwave oven, etc., which help in saving time as well as hand motion. तो आपको क्या करना है, आपका जो भी स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आप सामान रख रहे हो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। किचन के जो भी इक्विपमेंट है जिसको आप डेली यूज़ करते हो उसको अच्छे से रीअरेंज करना है कि जो भी आपके ज़्यादा यूज़ वाले सामान हैं वो पास में रहें, वो
जल्दी मिल जाए। जो आप शेल्फ बनाओगे, जो किचन में रैक्स बनाओगे, वो भी उसी हिसाब से बनाओगे कि जो भी आपके यूज़ करने वाले सामान है वो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है। जो हाइट है रैक्स की, शेल्फ की, वो यूज़र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। जो विथ है सरफेस की, एरिया की, वो भी यूज़र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूज़र की हाइट छोटी है और जो रैक है या जो शेल्फ है वो बहुत ऊपर है, तो कैसे हो पाएगा। तो यूज़र के हिसाब से सारी चीज़ें वहाँ पे अरेंज्ड होनी चाहिए। ठीक है। लेबर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए, जैसे किचन में हम करते हैं, प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवंस का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब टाइम सेव के लिए है। हमारी एनर्जी और हमारी टाइम दोनों क्या हो जाती है, इससे बच जाती हैं। ठीक है। और वॉशिंग मशीन्स भी एक एग्जाम्पल है कि कपड़ा धोते टाइम भी ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, टाइम भी लगता है। वॉशिंग मशीन से इन दोनों की बचत हो सकती है। तो इससे टाइम तो बचेगा ही साथ आपका जो हैंड का मोशन है वो भी कम होगा। आपको हाथ कम यूज़ करना पड़ेगा, कम हाथ हिलाना पड़ेगा। फिर है चेंज इन द एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट में चेंज लाना। अब देखो ये जो चेंज है ये कैसे हम ला सकते हैं। डिफरेंट रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके हम एंड प्रोडक्ट में चेंज ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग रेडीमेड ग्राउंड स्पाइसेस इंस्टेड ऑफ होल स्पाइसेस, यूजिंग ऑर्गेनिक सीड्स टू ग्रो प्रोड्यूस एक्सेट्रा। देखो, पूरे मसाले, जो खड़े मसाले आप यूज़ कर रहे हो ना, उसके जगह पे आप क्या करो, पिसे हुए मसाले जो एक साथ मिला के रखे होते हैं उनको यूज़ करो। ठीक है। और प्रोड्यूस को ग्रो करने के लिए ऑर्गेनिक सीड्स का यूज़ करो। ठीक है। फिर है मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेम रॉ मटेरियल का यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग कुल्फ़ी इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम की जगह पे कुल्फ़ी बना लिया हमने। लौकी पराठा इंस्टेड ऑफ कोफ्ता करी, कोफ्ता की करी के जगह पे हमने क्या कर लिया, लौकी पराठा बना लिया। तो ये दोनों चीज़ सेम रॉ मटेरियल से बनती हैं। तो सेम रॉ मटेरियल का यूज़ करके आप जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हो तो रॉ मटेरियल की बचत होती है। ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है उसमें चेंज होने लगता है। रॉ मटेरियल तो सेम रहेगा, लेकिन जो आपका लास्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। चेंज इन बोथ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप दोनों चेंज कर सकते हो, रॉ मटेरियल को भी चेंज कर सकते हो, फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट है, उसको भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग बॉल पेन इंस्टेड ऑफ इंक पेन। जैसे इंक पेन की जगह पे आप क्या करो, बॉल पेन को यूज़ करो। आपको पता है बॉल पेन का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, अलग होता है। ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि आज हम आलू पराठा खाएंगे। तो आलू पराठा, लौकी पराठा की जगह पे हम क्या खाएंगे, आलू पराठा खाएंगे। तो देखो, आपका रॉ मटेरियल चेंज हुआ और एंड प्रोडक्ट भी चेंज हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल आप लौकी की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हो, आलू यूज़ कर रहे हो। और एंड प्रोडक्ट जो आपको लौकी से लौकी पराठा मिल रहा था, यहाँ पे आपको आलू पराठा मिलेगा। तो इस तरह से आप दोनों में चेंज कर सकते हो, रॉ मटेरियल में भी और एंड प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट में भी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम अपने एनर्जी की और टाइम की बचत कर पाते हैं। ठीक है। तो ये तीन तरीके थे। कौन कौन थे? सबसे पहले तो था हमारा चेंज इन बॉडी एंड हैंड मोशन। आप क्या करो, बॉडी और हैंड मोशन में चेंज लाओ। दूसरा था हमारा चेंज इन वर्क स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट। आप वर्क का जो स्पेस है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उसको चेंज कर दो। स्टोरेज का जो स्पेस है उसको चेंज कर दो। जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उसको भी चेंज कर सकते हो। तो इससे भी आप टाइम और एनर्जी को बचा सकते हो। एंड प्रोडक्ट में चेंज करके भी आप टाइम और एनर्जी को बचा सकते हो। जहाँ पे आप एक रॉ मटेरियल से कोई एक प्रोडक्ट बना रहे थे, आप उसी रॉ मटेरियल का यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट भी बना सकते हो। और आप डिफरेंट रॉ मटेरियल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप रॉ मटेरियल को बदल दो, या अगर रॉ मटेरियल वही है तो उससे कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जिससे आपके टाइम की बचत हो, एनर्जी की बचत हो। ठीक है।
अब यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।